नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बैंकर कपल में। आज हमारे साथ है सुमन, जिन्होंने अभी NIC STA साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर किया था और अभी ये एट प्रेजेंट वहां पर वर्क कर रहे हैं। तो वेलकम सुमन टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू परिधि। तो सुमन अभी अ, अभी एट प्रेजेंट NIC का नोटिफिकेशन आया है वापस से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी सबके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी और कैसे वहां पर आपने सिलेक्शन लिया, कि आपकी कौन से सोर्सेस यूज किए। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ओके। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अ, मैं अपना स्कूलिंग की थी नवोदय विद्यालय से और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। तो मैं वो ओके। भी कर्नाटक कॉलेज में की थी मैं। फिर उसके बाद मेरा ना प्लेसमेंट हुआ था इंफॉर्मेटिका में। मैं कुछ टाइम की, अराउंड 6 मंथ्स, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं गई थी बैंकिंग के लिए। तो थोड़ा सा था क्रेज, तो मैं बैंकिंग स्टार्ट की और मैं बीच में छोड़ दी। ओके। जैसे कि एक साल इनमें, जैसे मैं पास आउट हुई थी इंजीनियरिंग से, तो मैं 17-18 के स्टार्टिंग में ही मैंने छोड़ दिया था सब कुछ। तो फिर उसके बाद 2 साल का जैसे मैंने गैप हो गया, मैं अपने पर्सनल रीजंस थे तो मैंने गैप लिया। फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे जब नोटिफिकेशन आई नाइलेट की कि NIC में साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिस्ट बी का जो रिक्रूटमेंट है, तब मैं भरी थी इसको। तो तब मैं प्रिपरेशन करके उस नोटिफिकेशन में हुआ है मेरा। ओके। तो जैसे हम इसके अगर पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न, तो इसमें एक एग्जाम होता है और उसके बाद फिर इस वाली पोस्ट में आई थिंक इंटरव्यू नहीं होता, दूसरी जो पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होता है। तो अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, और दो सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी की किस तरीके से आपने पढ़ाई की? हाँ, उस टाइम जनरल सेक्शन एक होता था और टेक्निकल अभी भी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि उस टाइम ऑफलाइन हुआ था एग्जाम, इस टाइम ऑनलाइन है। ओके। तो जब हम साइंटिफिक का देते हैं तो इंटरव्यू लगती है। उस टाइम साइंटिफिक ऑफिसर का कोई पोस्ट नहीं निकली थी। ये इंटरमीडिएट पोस्ट है, STA और साइंटिस्ट बी के बीच वाला पोस्ट है ये साइंटिफिक ऑफिसर। उस टाइम नहीं ओके। निकली थी, इस ये वाला पोस्ट। और उसके लिए और साइंटिस्ट बी के लिए है इंटरव्यू, पर STA जो साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए नहीं है इंटरव्यू। और दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होती है, 120 मार्क्स होते हैं और 3 आवर्स होती है। और जनरल सेक्शन एक होती है, पार्ट ए। पार्ट बी में टेक्निकल होती है पूरी। जैसे सिलेबस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिक्स है थोड़ा सा, मतलब दो हाँ हाँ तीन हाँ। सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं तो वो भी पढ़नी पड़ेगी, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल सेक्शन में इंग्लिश नहीं होती, बस रीजनिंग अच्छा। और क्वांट। और होती है 42 मार्क्स की होती है जनरल पार्ट ए। और 78 मार्क्स की होती है टेक्निकल। उसमें मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे और नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी होते हैं। तो पढ़ने की स्ट्रैटर्जी मेरा जनरल का ये था कि जैसे मैं पहले भी बताई कि मैं बैंकिंग का भी प्रिपरेशन करती थी थोड़े टाइम के लिए बीच में। तो मैं वो वाली बुक्स भी रेफर की थी, तो उस टाइम मेरा ना क्वांट और रीजनिंग अच्छा रहा था। तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई इसमें क्वांट और रीजनिंग के। और जहां तक टेक्निकल का है कि मैं तब ग्रेड अप का ना कोर्स लगाई थी। ओके। ग्रेड अप कोर्स चलती थी, तो मैं जैसे कि 17 की पास आउट हूँ मैं। ये रिक्रूटमेंट निकली थी 20 में। तो मुझे गैप हो गया था, टेक्निकल थोड़ा सा मेरा छूट गया था कि रिवीजन लेना, एक पूरा बुक पढ़ना बहुत हो जाता है। एक एक सब्जेक्ट का, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं हम लोग, उसका पूरा हम्म। सेमेस्टर होता है हमारा बुक। और कैसे सिलेबस रिलेटेड पढ़नी पड़ती है ना हम लोगों को, काफी है इतना पढ़ना। तो मुझे ग्रेड अप में जो क्लासेस रहे वो मेरे मेरे लिए यूजफुल रहा। वो डायरेक्ट मतलब सिलेबस रिगार्डिंग ही पढ़ाते थे, तो मुझे नोट्स और सब कुछ वहीं से मिल गया था। तो मैं वहां से पढ़ ली। तो डेडिकेटेड हो गया, जैसे सिलेबस है वैसे नोट्स मिल गए और मैं वहां से पढ़ ली सारा। तो जनरल भी पढ़ाते हैं वो लोग, जनरल सेक्शन के लिए भी होता है। ओके। मतलब पूरा सिलेबस कवर थे वो लोग उस टाइम पे। तो जैसे हाँ, सेक्शन ए की बात करें, जो जनरल सेक्शन है, तो आपने बैंकिंग की तैयारी की है, एग्जाम्स भी दी होगी। तो जो बैंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसी लेवल के इसमें आए थे या इसमें थोड़ा इजी लेवल आता है? लेवल रहती है। मैं बहुत इजी भी नहीं बोलूंगी, अगर आप बैंकिंग के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर करते हैं और आपका प्री निकल जाता है। जैसे हम्म। मेरा प्री निकल, मैं बैंकिंग 2 एग्जाम ही दी हूँ मैं। और मेरा प्री निकल जाता था आराम से और अच्छे मार्क्स से, तो उनके लिए आसानी से हो जाएगी जनरल सेक्शन। ओके। तो इतना
लेंदी लेंदी नहीं रहते हैं, मतलब सिंपल रहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाता है। मतलब वो जनरल सेक्शन ऐसे है ना इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 42 मार्क्स में 42 मार्क्स आ रहे हैं तो वर्थ है वो। 78 में उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जैसे हम कंप्यूटर साइंस के हैं तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल पता ही नहीं चला। कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी इतना पढ़ने के लिए है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कब पढ़ेंगे हम लोग? जो हम्म। 4 साल पढ़ के ईयर्स में उसको आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि रिवीजन टाइप होती है हम लोगों के लिए। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं कि नया पढ़नी पड़ती है, उसके लिए फिर क्वेश्चंस देखनी पड़ती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मेरे वहीं पर मार्क्स भी ये हो गए। तो मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है कि जनरल सेक्शन में फुल मार्क्स गेन करना जरूरी है। अच्छा, दोनों सेक्शन की मैक्सिमम, मिला के मेरिट बनती होगी। हाँ मिला के बनती है। मतलब जनरल सेक्शन इजी है स्कोरिंग के लिए, कि थोड़ा सा मेहनत में ज्यादा मार्क्स। अच्छा, वो जनरल सेक्शन को ज्यादा स्कोर करेंगे तो जो ये जो टेक्निकल वाला पार्ट है, तो इसमें अगर किसी ने गेट की प्रिपरेशन की है तो क्या उसको ज्यादा यूजफुल रहेगा? यूजफुल रहेगा। गेट के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, तो जब हम भी प्रिपेयर करते थे तो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही रेफर करते थे। अच्छा, तो इजी, जैसे एक रेफरेंस हो जाएगी, और रिपीट भी होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे आपने भी गेट की तैयारी की थी या फिर कुछ भी नहीं किया, बस एक जैसे कोई भी कोर्स परचेज करके बस उसी से तैयारी की थी? मैंने गेट का वगैरह तैयारी नहीं किया था। मैं जैसे बोली कि मैं बैंकिंग के लिए कर रही थी, फिर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर 2 इयर्स नेक्स्ट जब मैं सोची कि मैं करूंगी, जैसे हो गया था मेरा, अब मैं प्रिपरेशन करना था। उस टाइम कोविड का लॉकडाउन लग गई थी, तो ये वाला रिक्रूटमेंट निकला था मेरा। ऐसे था कि कोई एक एग्जाम दे दो अभी, ऐसे बहुत सारे दे के, बहुत सारे के सिलेबस पढ़ के सब पढ़ना मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा सा। तो मैं डेडिकेटेड पढ़ना चाहती थी, तो ये वाला मैंने लिया था। और जब मैंने थोड़ा बैकग्राउंड भी ऐसे पूछा ये, तो इसका जॉब प्रोफाइल अच्छा था। जैसे लेडीज के लिए, लेडीज मैरिड के लिए वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ये वाला मेरे लिए सही रहे, मतलब लेडीज के लिए मेरे हिसाब से ये वाला जॉब बहुत सही है। ओके, तो जैसे आपने अभी बताया जॉब के बारे में, तो थोड़ा सा आप जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए कि यहाँ एग्जैक्टली काम क्या रहता है, क्योंकि नोटिफिकेशन देख के जो इंजीनियर्स है या जो ऑलरेडी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा लगता है कि ये मतलब यहाँ पर क्या ज्यादा काम वैसा नहीं होगा, उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो कैसा रहता है यहाँ पे वर्क? वर्क लाइफ एकदम इजी गोइंग है। मतलब आप कोई भी ब्रांच है, ऐसे नहीं कि कंप्यूटर साइंस के लिए ज्यादा एक्सपोजर है, ऐसे नहीं, सबके लिए है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हैं तो आपको जहाँ इंटरेस्ट हो। जैसे एनआईसी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है। हम्म। जैसे पता, आपको ऑनलाइन भी देखेंगे तो एनआईसी का खुद का क्लाउड है, मेघराज है, वीसी सर्विस, भारत वीसी है, ऐसे बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म्स हैं एनआईसी के। तो आप कोई भी बैकग्राउंड से आ रहे हो एनआईसी में, तो आपके लिए एक एक्सपोजर है ये चीज, कि आपको जहां इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो यहाँ आके ना खूब डेवलपमेंट होते हैं, खूब सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर भी। आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी जो मतलब आपका इंटरेस्ट हो। तो हम्म। ऐसे बहुत डाटा सेंटर है, तो मतलब एक्सपोजर के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना ज्यादा है, अगर काम आपको बहुत करनी है, बहुत आपको ये लेनी है, सब है, हर टाइप का जॉब है। ओके, तो मतलब जॉब इंटरेस्ट के प्रोफाइल हम हमारे ऊपर रहता है वहां पे कि हमें क्या चूज करना है। जैसे मान लीजिए किसी को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है और उसको डेवलपमेंट दे दिया वहां पर, तो हम चेंज कर सकते हैं? ऐसे नहीं, मतलब चेंज कर सकते हैं, सब सीनियर पे डिपेंड करती है थोड़ा। वो अच्छा। तो है, इंटरव्यू होती है, जैसे एसटीए की होती नहीं है इंटरव्यू, पर जब हम हम्म। लोग ज्वाइन किए तो 15 डेज का टाइम पीरियड था, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। तो 15 डेज हम लोग हेडक्वार्टर में रहते थे। तो वहां पर हमारा एक इंटरेक्शन सेशन हुई थी सबकी। तो वहां हम लोगों से पूछा गया था कि क्या बैकग्राउंड है हम लोगों का, हम लोग किस में इंटरेस्ट रखते हैं, कि क्या करना चाहते हैं आगे। तो उस सब अपना अपना बोले थे। तो जैसे हमारे ग्रुप में भी सबको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही मिला है, ऐसे कुछ अलग से किसी को कुछ नहीं मिला है, सब मतलब हैप्पी है सब अपने फील्ड से। ओके, तो आपका जो अगर जॉब टाइमिंग्स की बात करें तो क्या टाइमिंग रहता है और क्या सैटरडे संडे ऑफ रहता है? हाँ, जैसे दिल्ली पोस्टिंग है मेरा अभी, तो अब यहाँ सैटरडे संडे सबका ऑफ रहती है। मैं ये बोलना चाहूंगी, एनआईसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है।
तो एनआईसी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो जो फैसिलिटी मिलती है वो सब मिलती है इसमें भी। वो हेल्थ होगी या एलटीसी, बहुत सारी फैसिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो सारा मिलते हैं आपको। आप साइंटिस्ट भी हो, एसटीए हो, और एक साइंटिफिक ऑफिसर एक नया आया है अभी पोस्ट, तो इसमें सब में मिलती है। तो टाइमिंग्स जो होती है पोस्टिंग पे डिपेंड करती है। आप जैसे स्टेट में पोस्टिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी पोस्टिंग है, और डेली ओके। पोस्टिंग होती है। तो दिल्ली में, जितना मैं दिल्ली में देखती हूँ, दिल्ली में सैटरडे संडे ऑफ रहती है तो सबको। और टाइमिंग्स की बात करें तो आपके मिनिस्ट्री पे डिपेंड करती है, आप जहां पर हैं पोस्टिंग। जैसे मेरा पार्लियामेंट में है, लोकसभा में हूं मैं अभी, तो मेरा होता है टाइमिंग 10 to 6, पर नॉर्मली टाइमिंग 9:30 to 6। हेडक्वार्टर में, एनआई से हेडक्वार्टर में टाइमिंग्स 9:30 to 6 है। 8.5 आवर्स की वर्किंग है। पर आपके मिनिस्ट्री और आप जहां पोस्टिंग है उसका टाइमिंग्स ज्यादा मैटर करते हैं। ओके। तो वर्क कल्चर कैसा रहता है वहां पर, क्योंकि मिनिस्ट्री में काम करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो कैसा वर्क कल्चर रहता है? जैसे हम लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, जैसे उनका रिक्वायरमेंट आती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ भी नया प्रोजेक्ट बन रहा है, डिजिटल संसद। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, फिर साइड बाय साइड और भी प्रोजेक्ट होते हैं, फिर हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, नेटवर्किंग भी होती है, और मतलब सब कुछ है। एक मिनिस्ट्री मतलब उसमें सब कुछ है। तो उसमें आपका अच्छा। टीम रहेगा, डेडिकेटेड टीम रहेगी कि इतने लोगों का मतलब पोस्टिंग होती रहती है, सीनियर्स भी हैं। तो आपको हेडक्वार्टर से भी सपोर्ट मिलती है, ऐसे नहीं कि आपका एक 10 मेंबर्स का ग्रुप है तो वही करेंगे, आपको सपोर्ट हेडक्वार्टर से भी मिलती है। और इतना अच्छा है एनआईसी में कि आपको कुछ नहीं आता, जैसे नए नए जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों हम्म। को सब चीज की नॉलेज रहती है। तो बहुत सी चीजें जो नई लगती है वहां जाके, तो आपको एकदम से ऐसा नहीं बोलते कि आपको कैसे नहीं आता, ये चीज सिखाते हैं, टाइम देते हैं कि हम लोग सीख सकते हैं, बहुत सी चीजें सीख सकते हैं नए नए। और इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं यहाँ पर, तो आपको खूब मतलब अच्छा लगेगा एनआईसी में जॉब करके। अगर टेक्निकल में आपका इंटरेस्ट है तो मेरे लिए तो ये बहुत सही लगता है कि आपको यहाँ पर हर चीज मिलेगी, आपको डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं आप यहाँ पर। मतलब एक तरह से कि आपको वो सारी चीजें भी मिलेगी जो प्राइवेट कंपनी में है, और साथ में गवर्नमेंट जॉब भी है। गवर्नमेंट जॉब भी, रिसोर्सेज बहुत हैं, तो आप तो आराम से ले सकते। ये काफी अच्छी चीज है। और जैसे आपने बताया कि आपको ये लेडीज के लिए काफी अच्छी जॉब है, तो आप भी मैरिड है और आपका बेबी भी है, तो साथ में आपने कैसे मैनेज की इसकी तैयारी? क्योंकि कई बार तो ऐसी पोस्ट के लिए ये लोग जो ऑलरेडी जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो फ्री रहते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि इतनी डिफिकल्ट एग्जाम है, ये हमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने कैसे मैनेज किया ये? नहीं, कोई एग्जाम मेरे मेरे हिसाब से कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं रहती, बस प्रिपरेशन की बात है। हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड हैं तो वो इजी हो जाती है, हम लोग कम प्रिपेयर्ड हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो मेरे लिए ये था कि मैं जानती थी, जब मैं बैंकिंग छोड़ रही थी तो मेरा तभी टाइम था कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए ही लूंगी, मेरा जो भी गैप रहेगा ये कुछ टाइम का रहेगा, इसके बाद मैं शुरू हूँ, मतलब हो जाऊंगी मैं अपना प्रिपरेशन। क्योंकि करियर और फैमिली दो अलग चीज ही है लड़की के लिए। फैमिली तो स्टार्ट करना ही है, नहीं छोड़ना है कभी, पर करियर भी तो है अपना एक। तो मेरा ये था कि जब मुझे बेबी हो गई थी तो मैं तभी सोची थी कि जब छोटा था वो, मतलब मैं जब स्टार्ट की थी तो मेरा बेबी था 5 मंथ्स का, जस्ट 5 मंथ्स कंप्लीटेड था, और लॉकडाउन लग गई थी उस टाइम पे। ओके। तो मेरे लिए वो सही रहा, जैसे रिक्रूटमेंट निकली थी उस टाइम पे और लॉकडाउन लग गया, घर में ही रहना था, कहीं जाना तो है नहीं। फिर हम्म। कहीं मतलब था, एकदम सब घर में थे, तो मैंने सोचा कि अब ये सही टाइम है यूटिलाइज करने के लिए, बेबी छोटा है, मैक्सिमम टाइम वो सोने में निकाल देता है। तो हाँ। बस फैमिली भी तो मेरा काफी सपोर्ट करता है, मतलब मेरे दोनों साइड के मम्मी पापा दोनों थे मेरे साथ उस टाइम पे। लॉकडाउन थी तो हम लोग साथ में रहते थे उस टाइम पे। तो वो लोग काफी हेल्प हुआ, वो लोग बच्चे देख लेते थे, मैं पढ़ लेती थी, मैक्सिमम टाइम पढ़ने मिल जाता था उस टाइम पे मुझे। और ये भी था कि आप उस टाइम नहीं पढ़ती मैं, कि आगे जाके मुश्किल था पढ़ना। हम्म। जब बच्चे बोलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तब मम्मी को नहीं छोड़े होते हैं, तो हो जाता है दादा दादी नाना नानी थोड़ा ऐसे पकड़ के घूम लिए तो हो जाती है उनकी, बड़े होने का मुश्किल हो जाता होगा, पर मेरे लिए इजी था थोड़ा सा। उस टाइम पे छोटा था, सब पकड़ लिए बच्चे को, मेरा हो गया।
तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ये सोच के गिव अप कर देती है कि अब नहीं हो पाएगा, शादी के बाद ही गिव अप कर देती है। तो आपने ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने तब भी गिव अप नहीं किया। और जैसे मॉक टेस्ट की बात करें तो आपने कौन से मॉक टेस्ट लगाए थे उस टाइम इस एग्जाम के लिए? हाँ, टेस्ट बहुत जरूरी है देना, क्योंकि जब मैं दे रही थी, हम लोग जो पढ़ते हैं और जब टेस्ट देते हैं तो वो अलग हो जाती है थोड़ा सा। पढ़ा हुआ रिवीजन करना अलग है और टेस्ट देना, क्योंकि जो पढ़ते हैं उसका प्रिसाइज आंसर भी तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम्म। हम लोग को तो मैं मॉक टेस्ट के लिए मैं ग्रेडअप का ही, जैसे मैं उसमें ये ले रही थी तो मैं ग्रेडअप का तो ले ही ली थी। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक का ली थी। ओके। तो ये दो है। फिर उसके बाद मैं गेट का 1 मार्क क्वेश्चन की थी। मतलब जितना मुझे ऑनलाइन मिल जाते थे मैं सारा कर दी थी। गेट का 1 मार्क क्वेश्चन वो काफी हेल्प हो जाता है गेट के 1 मार्क क्वेश्चन से। मेरा तो यही है कि अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं तो गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर देख लो आप। तो ओके। काफी ये हो जाता तो जैसे गेट का तो लेवल थोड़ा हाई होता है, तो ये भी क्या उतना ही हाई लेवल का पेपर था या ये थोड़ा मॉडरेट था? है। जैसे मैं गेट का एग्जाम लिखी तो नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं वो कितना हाई रहता है। साइंटिस्ट बी का लेवल थोड़ा सा है, मतलब मीडियम के ऊपर लगता है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन ज्यादा थे। मैं साइंटिस्ट भी लिखी थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे उसमें जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे उस टाइम पे। जो ओ, एसटीए में आए थे तो थोड़ा इजी था। मुझे मुझे लगा कि वो वाला क्वेश्चन पेपर इजी था तो उसमें मार्क्स भी अच्छे थे, पर एसटी साइंटिस्ट भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन के वजह से मेरा मार्क्स कम हो गए वहां पर। तो थोड़ा सा वो लेवल भी हार्ड रहता है साइंटिस्ट भी का। ओके। तो जैसे आप आपने बताया आपने दोनों एग्जाम दिए थे, तो क्या जैसे अभी 3 पोस्ट निकली, तो क्या हम तीनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं या किसी एक को चूज करना पड़ेगा? नहीं, तीनों भर सकते हैं आप। वहां पर लिखा हुआ, मैंने भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है कि ओके। आपका अलग अलग सेशन है ना, उसमें भी टाइमिंग्स हैं सबके लिए। आप अलग अलग टाइमिंग आ जाए भी आप तीनों भर दो। तीनों पोस्ट सही है। अगर आप साइंटिस्ट बी में हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। क्लास 1 का पोस्ट है वो। तो यहाँ प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा है। एनआईसी में ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज का जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है। जैसे बाकी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत होते हैं, बहुत मतलब रिक्रूटमेंट ज्यादा होती है वहां पर। हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ज्यादा नहीं होती। अभी रिक्रूटमेंट ज्यादा होने लगी है। पिछली बार भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो ज्यादा थे, और इस टाइम भी हाँ। ज्यादा है। हर बार नहीं होती है। हमारे यहाँ जो स्टाफ है कम है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ज्यादा है। तो ओके। प्रमोशन भी तो साइंटिस्ट भी हो रहा है तो तीनों भर दो। तीनों भर दो, जैसे तीनों के लिए प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन कैसा रहता है वहां पे, क्या प्रमोशनल पॉलिसी रहती है? हाँ, प्रमोशन का एक ऐसे है कि हम लोगों को जो एसटीए हैं वो साइंटिस्ट भी बनने के लिए 8 to 9 years लगते हैं। तो ओके। एक बार रिटर्न एग्जाम में और एक बार फिर अपार भी देखा जाता है हम लोगों का। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हाँ। होती है उसमें है, मतलब 60% मिनिमम ऐसे है। और प्रमोशन का और एक अच्छा चीज क्या है कि अगर ऐसा है कि 5 years आपका सर्विस होना है उसके बाद प्रमोशन होगा। तो ओके। यहाँ पर क्या है कि 5 years हो गया तो आप हर बार इंटरव्यू दे सकते हैं। 5 years के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और ऐसे नहीं कि पोस्ट आगे का साइंटिस्ट सी का पोस्ट जब निकलेगी तो ही हम साइंटिस्ट बी का प्रमोशन होगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप साइंटिस्ट भी हो गए, आप 5 years कंप्लीट कर दिए, आप एलिजिबल हो गए, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में अगर लगेगी जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं साइंटिस्ट सी के लिए तो आपका हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं कि साइंटिस्ट सी में वैकेंसी नहीं है तो मेरा कैसे होगा, अच्छा। ऐसे नहीं। आप एलिजिबल हैं, आपका इंटरव्यू सही से गया है और आप साइंटिस्ट सी बन सकते हैं तो आप बन जाएंगे। ऐसे है भले मतलब। उसकी वैकेंसी वहां पर नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि आगे वैकेंसी होगी तो ही हमारा प्रमोशन होगा। ओके। प्रमोशन नॉर्मली चलता है, वो इंडिपेंडेंट है प्रमोशन मतलब की। आपकी पे आप स्केल इंक्रीज हो जाएगी। पे स्केल इंक्रीज होगी, फिर आप साइंटिस्ट सी बनेंगे या साइंटिफिक ऑफिसर, एसटीए हैं तो साइंटिफिक ऑफिसर बनेंगे आप। तो होती रहेगी ओके। और प्रमोशन। ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर यहाँ पर कैसे होते हैं, क्या ट्रांसफरेबल जॉब है या परमानेंट आप एक जगह पर रह सकते हैं? नहीं, अब रिक्रूटमेंट आप पढ़े होंगे तो ये ट्रांसफरेबल जॉब ही है। पर नॉर्मली जैसे मैं सीनियर्स को अपने यहाँ भी देखती हूँ, जैसे मैं अभी 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर, तो मैं देखती हूँ तो काफी कम ट्रांसफर हुआ है लोगों का यहाँ पर। सीनियर्स जो भी हैं कम हुआ है उनका। तो नॉर्मली बोलते हैं या सब कि नहीं होता ट्रांसफर। अगर आप कहीं डिस्ट्रिक्ट
और स्टेट में हैं और दिल्ली आना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल ओके। ट्रांसफर किसी को कर तो वो कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है पोस्टिंग यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट स्टेट तो बहुत हैं जो दिल्ली में आ जाते हैं और उनको जानी है अपने स्टेट, तो उनका हो जाता है। म्यूचुअल में भी हो जाता है और स्टेट में तो भेज ही देते हैं, क्योंकि दिल्ली रहना थोड़ा सा ये है, स्टेट में हो ही जाता है। और दिल्ली में भी होता होगा। ये चीज है, मतलब ट्रांसफरेबल थोड़ा कम है। आप एक जगह जहाँ मिनिस्ट्री में आ गए तो कम चांसेस है आपका ट्रांसफर होना, पर ये डिपेंड करता है डीजी पे। अगर डीजी ओके। सर मैम जो भी हैं कि उनको लगता है कि 3 इयर्स पे जरूरी है ट्रांसफर होना और वो चाहते हैं सबका ट्रांसफर हो, तो हो जाएगा। अगर नहीं तो नहीं होगा। अभी पहले से जो देख रहे हैं नहीं हुआ है। ओके, मतलब फिर भी उतना फ्रिक्वेंट तो नहीं होता जितना बैंकिंग में या बाकी सेक्टर्स में होता है। नहीं, इतना तो नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूंगी कि डीजी सर से पे डिपेंड करती है ओके ओके। अभी तक। तो अभी हम फाइनली आपसे अगर एडवाइस लेंगे एस्पायरेंट्स को, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि इस एग्जाम का फॉर्म, स्पेशली जो इंजीनियर्स है, उनको क्या ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए, और किस तरीके से उनको, क्या फाइनल एडवाइस रहेगी आपकी? फॉर्म तो भरनी बहुत, मतलब मस्ट है ये। इतना अच्छा पोस्ट है, मतलब आपको थोड़ा सा कम पढ़ाई में, ऐसा नहीं कि बहुत कम पढ़ना है आपको, थोड़ा सा कम पढ़ोगे गेट से भी तो आपको इतना अच्छा पोस्ट मिल रहा है। आप क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर, दो दो हैं, ये काफी अच्छे पोस्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको हो जाता है। और ऐसे आप सिलेबस भी देखेंगे, इतना भी हार्ड नहीं है। जनरल सेक्शन थोड़ा सा पढ़नी पड़ती है आपको और टेक्निकल पढ़ना है, बस इतने में आपका अच्छा पोस्ट निकल जाता है। तो मस्ट है, मुझे तो ऐसा लगता है भरना चाहिए। लेडीज के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी कि वर्क लाइफ बहुत बैलेंस हो जाती है आपका। कोई नाइट ड्यूटी नहीं है यहाँ पर, ऐसे कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं है यहाँ आपको, मतलब स्टैटिक, ऑलमोस्ट स्टैटिक पोस्टिंग जैसे ही है आपको हम्म। कहीं पर मिल, तो ऑलमोस्ट ऐसे लेडीज के लिए मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मैं देखती हूँ अभी बहुत सारे लेडीज हैं अभी एनआईसी में भी, तो ऑलमोस्ट स्टैटिक पोस्टिंग है और अच्छा है। वर्क लाइफ भी आप जो 8 या 8:30 आवर्स जो भी कर रहे हैं आप, तो उतना ही है आपका। कोई ऐसे बहुत प्रेशर नहीं है कि जैसे बैंकिंग में हम लोग देखते हैं इतने सारे, मतलब आते हैं जाते हैं, कस्टमर से डीलिंग करनी पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं। आप बैलेंस कर सकते हैं आराम से, अच्छे से। और आपको जो हॉलीडेज हैं, जो फैसिलिटी और मिल रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, वो सारे मिल रहे हैं आपको। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगता है, सबको भरनी चाहिए। हम्म। अच्छा है ये। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आई होप कि आपका ये वीडियो देख के काफी सारे लोग इसका फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इस पोस्ट को लेके, बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट आता है। सो थैंक यू सो मच तो सुमन, आप हमारी चैनल पे आए, आपने अपना गाइडेंस दिया सारे एस्पायरेंट्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।